Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 6, Chemical Bonding. आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले हमने लीवस मॉडल्स पढ़े, जिन्होंने हमें बताया बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, जिसने शेप्स, ज्योमेट्रीज, बॉन्ड एंगल्स के बारे में बताया। वीबीटी ने हमें बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और ओवरलैपिंग लीनियर भी हो सकती है और जो ओवरलैपिंग है वो पैरेलल भी हो सकती है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, जिसने वीबीटी के ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया, जिसने हमें ना सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन बताई बल्कि शेप्स, ज्योमेट्रीज और एंगल्स भी बताए। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि हमें बताएगी मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं, उनकी एनर्जीज का ऑर्डर क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, किस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये सारी बातें हमें इस थ्योरी से पता चलेंगी। जो हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इवन जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, जैसा कि ऑक्सीजन पर अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर +1 चार्ज आ जाए, O2 +1, तो इस तरह की स्पीशीज को भी एमओटी एक्सप्लेन करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन और हाइड्रोजन हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय हुंड एंड मलिकन। इसको हुंड और मलिकन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसका ऑर्बिटल 1s होता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल ली, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल, जिसका मैं पहले हाइब्रिडाइजेशन में भी जिक्र कर चुका हूं, जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइड्रोजन में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1s 1s, तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की तरह यहां पर जो नए ऑर्बिटल बनेंगे वो सेम शेप और सेम एनर्जी नहीं होंगे। यहां पर जो ऑर्बिटल बनेंगे वो डिफरेंट इन एनर्जी होंगे। यानी अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो इन एनर्जी होगा और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई इन एनर्जी होगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो इन एनर्जी होगा उसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हाई इन एनर्जी होगा उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सारे ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप मिलते हैं तो सेम एनर्जी सेम शेप बनते हैं। लेकिन एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बनने वाले ऑर्बिटल हैं वो सेम शेप सेम एनर्जी नहीं, बल्कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी होंगे। लो एनर्जी बॉन्डिंग और हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। अब जब ओवरलैपिंग होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जैसा कि वीबीटी, जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन कहती है, तो 2 तरह के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? बाय
लीनियर ओवरलैपिंग। अब जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब उसमें दो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसमें से एक होगा सिग्मा और दूसरा होगा सिग्मा स्टार। सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे पाई बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जिसके साथ स्टार होगा वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल होगा। हर बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा। बॉन्डिंग लो एनर्जी और एंटी बॉन्डिंग हाई एनर्जी। अगर लीनियर ओवरलैपिंग से बनेगा, अगर हेड ऑन अप्रोच से बनेगा, लीनियर ओवरलैपिंग को हमने हेड ऑन अप्रोच का नाम भी दिया हुआ है। हमने लीनियर ओवरलैपिंग को फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी कहा है। हमने लीनियर ओवरलैपिंग को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहा है। तो अगर लीनियर ओवरलैपिंग से दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार। जो सिग्मा होगा दैट विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो सिग्मा स्टार होगा दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो दो ही बनेंगे, एक पाए और एक पाए स्टार। जो पाए होगा वो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो पाए स्टार होगा दैट विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। देखें, ये हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ये हमारे पास s ऑर्बिटल है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, ये वाला भी हमारे पास s ऑर्बिटल है स्फेरिकल सिमेट्रिकल। ये हमारे पास दो s ऑर्बिटल्स हैं। अब जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग करेगा तो ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एक ऑर्बिटल जो है एक का वेव फंक्शन दूसरे के वेव फंक्शन के साथ ऐड हो जाता है। वेव फंक्शन ऐड हो जाते हैं, ऑर्बिटल्स ऐड अप हो जाते हैं, यानी ऑर्बिटल्स के सेम फेज सामने आते हैं। इसको हम इन फेज ओवरलैपिंग कह सकते हैं कि ये इन फेज ओवरलैपिंग हो रही है, यानी वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं, इन फेज ओवरलैपिंग। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा दैट विल बी आउट फेज ओवरलैपिंग, यानी दोनों वेव फंक्शन माइनस हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे, एड अप नहीं होंगे यहां पर। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरह से मिल सकते हैं, सामने आ सकते हैं, यानी दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो जाएं, यानी सेम फेज सामने आ जाएं, या दोनों के वेव फंक्शन जैसा कि यहां पर है ये सबट्रैक्ट हो जाए। अगर तो ऐड हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे और ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उससे वेव फंक्शन आपस में ऐड हो जाएंगे, क्रेस्ट पे क्रेस्ट होगा और ट्रफ पे ट्रफ होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। जब ये ऐड अप होंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पर इंक्रीज करेगा इस तरह से। तो ये है इन फेज ओवरलैपिंग, जिससे दोनों वेव फंक्शन ऐड अप होने हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, ओवरलैपिंग ज्यादा होनी है, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होनी है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है, ये स्टेबल होता है, ये लो एनर्जी होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस करें दोनों में, तो आप इस तरह से डिफरेंस लिख सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो वेव फंक्शन के एड अप होने से बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, लो एनर्जी होता है, स्टेबल होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करता है।
अब जब आउट ऑफ फेज आएंगे तो आउट ऑफ फेज में क्या होता है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पर आता है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। यानी यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन का चांस कम हो जाता है इस तरह से, और ये इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं। ये कब होता है, जब दो ऑर्बिटल के, जब दो जो हमारे पास वेव फंक्शन है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन को ऑर्बिटल भी कहते हैं, जब दो वेव फंक्शन सबट्रैक्ट होते हैं, यानी दोनों आउट ऑफ फेज हैं, एक का फेज दूसरे के सेम फेज के सामने नहीं आ रहा, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती या मिनिमम होती है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता, ये हाई एनर्जी होता है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब यहां पर जो ऑर्बिटल हैं जब आउट ऑफ फेज आएंगे तो दोनों के दरमियान नोड आ जाएगा। नोड हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इसको नोड को नोडल प्लेन या नोडल सरफेस भी कहते हैं, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 और मिनिमम। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएंगे जब एक एस दूसरे एस के सामने आएगा, इन फेज या आउट फेज। अब चूंकि एस और एस के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस और एस, पी एक्स ओवर पी एक्स और पी एक्स, इनके मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जो बॉन्डिंग होगा दैट विल बी सिग्मा, और जो एंटी बॉन्डिंग होगा दैट विल बी सिग्मा स्टार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम px को px के साथ मिला लें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे पास एक px है और ये हमारे पास दूसरा px है, यहां पर भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक वो होगा जिसमें सेम फेज सामने आ जाएंगे और दूसरा वो होगा जिसमें सेम फेज सामने नहीं आएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअली सेम फेज सामने से आने से मुराद है दोनों का वेव फंक्शन ऐड हो जाएगा, यानी क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, लो एनर्जी होगा, और दूसरे में आउट ऑफ फेज आएंगे, यानी सेम फेज सामने नहीं आएंगे। सेम फेज सामने ना आने से मुराद है वेव फंक्शन सबट्रैक्ट होंगे, एड अप नहीं होंगे। तो यहां पर सेम फेज सामने है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और ओवरलैपिंग के नतीजे में ये वाला एरिया ओवरलैप्ड हो जाएगा। क्योंकि ये लीनियर ओवरलैपिंग है, पी एक्स, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये ओवरलैप्ड एरिया नहीं है ये वाला, ये ओवरलैप्ड एरिया है, ये दोनों न्यूक्लियस हैं, यहाँ पर आपको डॉट नजर आ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर मौजूद होगी। ये लो एनर्जी है, ओवरलैपिंग हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब एक एंटी बॉन्डिंग भी बनना है। अब एंटी बॉन्डिंग में इस तरह से होता है कि ये आउट ऑफ फेज हो जाते हैं, यानी दोनों के सेम फेज सामने नहीं आते, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ नहीं आता, वेव फंक्शन ऐड होने की बजाय माइनस हो जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर हाई एनर्जी आ जाती है, नोडल प्लेन आ जाता है, नोडल सरफेस आ जाती है और ओवरलैपिंग मिनिमम या नहीं होती। यहाँ पर देखें ये जगह जो है, ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड नोड, और इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार पी एक्स। तो इस तरह से जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा दैट विल बी सिग्मा स्टार। अब देखते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग होती है जब पी वाई से मिलता है, दो यहां पर पी वाई ऑर्बिटल्स हैं, या पी वाई, इससे बी जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, और पी जी से भी जो बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। तो ये दो ऑर्बिटल जब सामने आएंगे तो यहां पर भी अगर तो इन फेज ओवरलैपिंग है, इन फेज ओवरलैपिंग मींस दोनों के वेव फंक्शन ऐड अप हो जाएंगे, मींस दोनों के सेम जो फेज हैं सामने आएंगे, वेव फंक्शन ऐड अप होंगे, रिजल्ट क्या निकलेगा, ओवरलैपिंग होगी और लो एनर्जी ऑर्बिटल बनेगा। और लो एनर्जी किससे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इनसे लो एनर्जी, कार्बन के या किसी भी एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन है तो इसके ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इनसे लो होगी,
और यहाँ पर देखें ओवरलैपिंग होगी है। पैरेलल ओवरलैपिंग है जिसको साइडवेज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसमें दो जगह पे ओवरलैपिंग होती है, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। अब जब आउट ऑफ फेज ऑर्बिटल सामने आते हैं, यानी एक का क्रेस्ट एक दूसरे के ट्रफ पे आता है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ नहीं आता, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है कि वेव फंक्शन ऐड होने की बजाय माइनस हो जाते हैं, और ऐड होने की बजाय माइनस होंगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, और ये हाई एनर्जी होगा, दैट विल बी पाई स्टार। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनसे भी ज्यादा एनर्जी रखता है, यानी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। और ये जो दोनों के दरमियान ये जगह आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड नोड। नोड क्या होता है? जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाती है। तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग तो हम पहले भी डिस्कस करते चले आ रहे हैं। ओवरलैपिंग या तो लीनियर है या पैरेलल है। लीनियर से सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल से पाई बॉन्ड बनता है। फर्क क्या है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन में भी ऐसे ही था, जितने ऑर्बिटल मिलते थे उतने बनते थे, यहाँ पर भी जितने मिल रहे हैं उतने बन रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सेम एनर्जी बनते थे, लेकिन यहाँ पर जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, लेकिन जो आधे होंगे उनकी एनर्जी लो होगी और जो बाकी बच जाएंगे उनकी एनर्जी हाई होगी। ये दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से बनता है। तो अगर हम हाइड्रोजन के एटम देख लें, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, फिर हाइड्रोजन का दूसरा एटम। जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक हाइड्रोजन 1s1 है, दूसरे वाला हाइड्रोजन भी 1s1 है, और जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी 1s2। अब अगर ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, दूसरे का भी 1s, जब ये आपस में मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। इनमें देखें, एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि s और s से सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर नोड भी आएगा। अब जब फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, तो फिर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में आते हैं। याद रखिएगा, ऑहबो प्रिंसिपल के तहत पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में आएगा, और फिर यह भी याद रखिएगा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो यहां पर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएंगे तो एंटी बॉन्डिंग यहां पर एम्प्टी रह जाएगा। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, हर एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब फिलिंग होती है तो पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्योंकि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, दोनों आ जाएंगे बॉन्डिंग में, जबकि एंटी बॉन्डिंग खाली रह जाएगा। अब अगर हम चेक करना चाहें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड कितने बने, तो हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ये भी बता सकते हैं बॉन्ड कितने बनते हैं। किस तरह से? बॉन्ड ऑर्डर देख के। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, कि दो एटम के दरमियान कितने कवलेंट बॉन्ड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। अब हाइड्रोजन में देखें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन? 2, माइनस कर दें जितने एंटी बॉन्डिंग में है, कितने हैं? 0, डिवाइडेड बाय 2, 1। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है।
अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि बॉन्डिंग वाले बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले फेवर नहीं करते हैं। फिर 2 पे डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम सिर्फ डिफरेंस निकालें कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आएंगे इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आगे हैं डिफरेंस। अब एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर हमने चेक करना है बॉन्ड कितने बनेंगे, तो उसको हाफ करना पड़ेगा, यानी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा एक बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हाफ करेंगे तो हमें बॉन्ड का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह है कि इस फार्मूले को 2 से डिवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन से, उनमें एनर्जीज के ऑर्डर क्या होंगे? जैसा कि हाइड्रोजन में लो एनर्जी किसकी है? लो एनर्जी है सिग्मा 1s की, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s स्टार की। यानी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसका फिर एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। तो लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो सिग्मा 1s2 ये लो एनर्जी है, ये हाई एनर्जी है। यानी सिग्मा 1s फिर उसका स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर उसका स्टार सिग्मा 2s, फिर इस तरह आगे p ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इनके एनर्जी लेवल्स हैं। अब हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन से जो बड़े मॉलिक्यूल है उनमें एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या होता है, रिलेटिव एनर्जीज क्या होती हैं। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जैसे मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल। जबकि राइट साइड पे हमारे पास है छोटे मॉलिक्यूल, बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन। सबसे पहले तो हम बड़े वाले मॉलिक्यूल में ये ऑर्डर चेक करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2, उसके बाद 2p है, और 2p के हम ऑर्बिटल लिख लेते हैं 2px 2py और 2pz। ये ऑर्बिटल हो गए। इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल 8 हैं, 4 हो चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5th, यहाँ पे 6th, 7th और 8th इलेक्ट्रॉन। अब सबसे लो एनर्जी होगी 1s की, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वैलेंस शेल नहीं है, ये अंदर वाला शेल है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। अलबत्ता एमओटी के मुताबिक हम इसको मिक्सिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद 2s है, 2s के बाद एनर्जी 2px की आनी है, फिर y और z डी जनरेट होते हैं, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। तो यहाँ पर तरतीब चेक करें, पहले 2s है, यहाँ पर देखें 2s और फिर 2s का स्टार सिग्मा 2s, s के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आता है 2px, 2px भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये आ गया सिग्मा 2px और ये आ गया सिग्मा स्टार 2px। बिल्कुल एनर्जी का लेवल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी वैसे ही चल रहा है। इसके बाद y और z की एनर्जी सेम होती है, यहाँ पर देखें इन दोनों की एनर्जी सेम है, डी जनरेट है, और फिर यहाँ पर भी y और z की एनर्जी जो इनके एंटी बॉन्डिंग या स्टार हैं उनकी एनर्जी भी सेम है। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या इससे बड़े यानी फ्लोरीन, नियोन, इनमें एनर्जीज का ऑर्डर एज इट इज रहता है जैसे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। यानी सबसे पहले आएगा 1s, 1s का हम सिग्मा लिख लेते हैं, सिग्मा 1s। उसके बाद इसी का स्टार आएगा, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा स्टार आ गया, सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद आ जाएगा सिग्मा 2s, ये 2s आ जाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा 2s, और सिग्मा 2s के बाद इसी का स्टार आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा 2px, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो पहले आएगा सिग्मा 2px। अब जो सिग्मा 2px है, ये इसका जो एंटी बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन या इससे छोटे वाले।
इसके बाद एनर्जी आती है पाए 2p/y ये वाले ऑर्बिटल्स की, यानी सिग्मा 2px के बाद पाए ये वाले ऑर्बिटल आ जाएंगे एज इट इज, इनके स्टार पहले नहीं आएंगे क्योंकि 3 याद रखिएगा, 3 यहां पर देखें ये वाले एक के 3 ऑर्बिटल हैं p, और ये दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें 3 लो एनर्जी होंगे, हमें पहले लो एनर्जी लिखने हैं। हमने ऐसा नहीं करना कि सिग्मा 2px के बाद उसका स्टार ले आए, हमने पहले जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं इनके मॉलिक्यूलर p पूरे करने हैं, फिर उनके एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट होने हैं। जैसे देखें ये 1s था ना, एक ही था, तो इसका मतलब इसका स्टार भी हमने साथ ही लिखना है, सिग्मा 1s उसी का स्टार। ये 2s है, इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, तो सिग्मा उसका स्टार। लेकिन p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पहले तीनों के बॉन्डिंग लिखने पड़ेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग आएगी। तो मैं तीनों के पहले बॉन्डिंग, पहले सिग्मा 2px, फिर y और z, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड, तो ये आ गया पाई 2py, इसकी एनर्जी इक्वल होगी पाई 2pz के, ये इक्वल है। अब देखिए 3 हमने बॉन्डिंग पूरे कर लिए p वाले, पाई 2pz, 3 जब बॉन्डिंग पूरे हो गए हैं, अब इनके एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट होने हैं, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला 2px होगा, जो y और z है साथ ही इनका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा कि ये पाई स्टार 2py, ये एंटी बॉन्डिंग आ गया, और इसकी एनर्जी इक्वल होगी क्योंकि ये डीजेनरेट होते हैं पाई स्टार 2pz के, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी है दैट विल बी सिग्मा स्टार 2px। याद रखिएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग होता है तो ये लो एनर्जी होता है, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग फिर उतना ही हाई एनर्जी होगा। जिसका बॉन्डिंग जितना लो एनर्जी होता है उसका एंटी बॉन्डिंग उससे हाई एनर्जी होता है। तो ये ऑर्डर बन जाएगा ऑक्सीजन और बड़े मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल जैसे बोरोन है, कार्बन है, बेरिलियम है, लिथियम है, इसमें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से एनर्जी ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। जैसा कि अगर हम यहां पर नाइट्रोजन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2, फिर आ जाएगा 2px, मैं वैसे लिख लेता हूं px py pz, वैसे ये 2px है नाइट्रोजन के केस में, pz। अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, फिर आ जाएगा 1 1 1, 7 पूरे हो गए। अब एनर्जी का ऑर्डर चेक करें, सबसे पहले तो 1s आना चाहिए, सिग्मा 1s, और फिर उसका क्या आ जाएगा स्टार, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल है, इसका बॉन्डिंग लेके एंटी बॉन्डिंग। इसी तरह 2s है, तो सिग्मा 2s का बॉन्डिंग, चूंकि ये एक ही ऑर्बिटल है तो साथ ही इसका एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे, जैसे सिग्मा 2s, और साथ ही इसका एंटी बॉन्डिंग आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि इसके बाद 2px आए, लेकिन अगर आप गौर करें यहां पर तो 2px की बजाय y और z नीचे आ गए हैं। जो 2px है, जो सिग्मा 2px है, वो ऊपर चले गया है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल हैं, इनमें 2s और 2px में एनर्जी का ज्यादा गैप नहीं होता। 2s के बाद 2px आना है, लेकिन 2s के बाद 2px में एनर्जी का गैप ज्यादा नहीं होता। कितना होता है, अगर हम बोरोन में चेक करें, बोरोन के मॉलिक्यूल में जब बनता है तो ये होता है जस्ट 554 किलो जॉल पर मोल। बोरोन के बाद कार्बन में चेक कर लें तो ये होता है 846 किलो जॉल, 846 किलो जॉल पर मोल। अगर नाइट्रोजन में चेक कर लें तो ये होता है 1195 किलो जॉल पर मोल। ये गैप है, तो ये गैप इतने थोड़े हैं कि ये S और P आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी जो S है ये प्योर S नहीं रहता, और जो P है वो प्योर P नहीं रहता। ऑक्सीजन और बड़े मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन में अगर हम डिफरेंस चेक करें ये वाला, तो ऑक्सीजन में ये डिफरेंस 1595 है, यहां पर मिक्सिंग का कोई चांस नहीं है। इसी तरह अगर हम नियोन में फ्लोरीन में चेक करें
तो फ्लोरीन में ये गैप और भी ज्यादा है, 2078 है, जिसकी वजह से इनमें मिक्स होने का चांस नहीं है। जब मिक्स नहीं होगा तो एनर्जीज के लेवल चेंज नहीं होंगे, 2px अपनी जगह पे ही रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल में चूंकि डिफरेंस कम होता है, तो ये S और P आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब है ये जो 2s बना हुआ है ये एक्चुअली 2s नहीं है, इसमें अब P का करैक्टर भी आ गया है और यहाँ पर भी P का करैक्टर आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये आपस में मिक्स हो गए, ये प्योर P नहीं है, 2px प्योर नहीं है, ये अब sp बन चुका है। तो नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल में चूंकि 2s और 2px में ज्यादा गैप नहीं होता, रिजल्ट क्या निकलता है, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। जो s है वो प्योर s नहीं रहता, जो p है वो प्योर p नहीं रहता, जिसकी वजह से ये sp बन जाते हैं और sp के नतीजे में यहाँ पर इनके एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं। s और लो एनर्जी चले जाता है जबकि 2px हाई एनर्जी चले जाता है। तो यहाँ पर इस जगह पर फर्क है, इसमें 2px नीचे है क्योंकि मिक्सिंग नहीं हुई, जिस तरतीब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से है, जबकि इसमें 2px ऊपर चले गया है। यानी यहाँ पर 2s के बाद यहाँ आएगा पाई 2py और पाई 2pz, इनकी एनर्जीज इक्वल होंगी। इनके बाद फिर 2px आएगा, ये है नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल के केस में, यहाँ पर आ गया सिग्मा 2px। बाकी जो इनके एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। 3 मैंने बॉन्डिंग पूरे कर लिए, अब इनके एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 2px की, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है। दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी आती है वो सिग्मा स्टार 2px की होती है। तो ये डिफरेंस है एनर्जीज में, किन की एनर्जीज में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल में और है एनर्जी लेवल्स, जबकि ऑक्सीजन और बड़े मॉलिक्यूल में और है। ऑक्सीजन और बड़े मॉलिक्यूल में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, पहले 1s है, सिग्मा 1s, फिर उसका स्टार, फिर 2s, फिर सिग्मा 2s, उसका स्टार, उसके बाद तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, पहले px आएगा, फिर py pz डीजेनरेट हैं और उसके बाद उनके एंटी बॉन्डिंग आ जाएंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन और छोटे मॉलिक्यूल है उनमें 1s 2s में कोई फर्क नहीं है। 1s के बाद उसका स्टार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद 2px आने की बजाय 2px चले गया ऊपर, नीचे आ गए 2py और 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स इन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं उनमें डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स डिस्कस भी करेंगे, हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे भी कि इनमें इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं, यानी एस में पी एक्स पी वाई पी जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और फिर हम इनके बॉन्ड ऑर्डर्स भी निकालेंगे। और फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल ये पैरामैग्नेटिक हैं या डायामैग्नेटिक हैं। इंशाल्लाह पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म को भी डिस्कस करेंगे। और फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को भी देखेंगे कि जब नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2, नाइट्रोजन +2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो तब उनमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उनमें पैरामैग्नेटिज्म है या डायामैग्नेटिज्म है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।